सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अगस्त 2022 में भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में अंकित करने के लिए किस नृत्य शैली को नामांकित किया है? तो आंसर होगा गरबा। तो भारत का एक नृत्य है गरबा, इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामांकित किया गया। और गरबा है कहां का? गुजरात का है। अच्छा, आपको याद होगा पिछले साल 2021 में पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। और कौन से नंबर की बनी थी वो? 14वें नंबर की। इस पूरी लिस्ट में आपको दो नृत्य पहले से मिलेंगे। एक है कालबेलिया नृत्य जो कि राजस्थान का है, और एक है छऊ नृत्य जिसको मखोटा डांस भी कहते हैं। चलो आप मुझे बताओ ये किस राज्य का है? बाकी देखो यूनेस्को की बात है। देखो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में, और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। अच्छा मुझे बताओ भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी थी? तो आंसर होगा धोलावीरा। ये गुजरात की है जो कि एक हड़प्पा स्थल है। इससे पहले 39 नंबर की बना था रामप्पा मंदिर जिसको रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। और याद रखना यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित स्थल है कंचनजंगा जिसे सिक्किम में है। और यूनेस्को में भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में शामिल है? 2 हैं। एक तो है अहमदाबाद और एक है जयपुर। और आपको याद होगा इसी साल अभी मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में शामिल भी किया गया था। और अभी हमने पढ़ा था बिहार के लंगट सिंह कॉलेज के ऑस्ट्रो लैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। और आपने पढ़ा था अभी कि भारत को वर्ष 2022 से लेकर 2026 के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी पैनल में चुना गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। तो केंद्र सरकार ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों को सरकार के द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों और संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करना। इस पोर्टल से पहली बार सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। अच्छा आप मुझे बताओ, संगम पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? सीबीएसई ने। लेकिन संभव पोर्टल पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश ने। और गति शक्ति संचार पोर्टल को किसने जारी किया था, लॉन्च किया था? दूरसंचार विभाग ने। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था निदान पोर्टल के बारे में, जिसके जरिए कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराधी का इतिहास, अपराधी की निजी जानकारी, उसकी उंगलियों के निशान, अदालती मुकदमों का विवरण, ये सब हासिल कर सकती है इस निदान पोर्टल के जरिए। जन भागीदारी पोर्टल पूछेंगे तो इसको जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया था किसने? हरियाणा सरकार ने। और सुपेस पोर्टल का संबंध है सुप्रीम कोर्ट से। ये सब आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अगस्त 2022 में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा देबाशीष मोहंती को। तो वरिष्ठ वैज्ञानिक देबाशीष मोहंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें 2009 में बायो साइंसेज में उनके योगदान के लिए करियर डेवलपमेंट हेतु राष्ट्रीय बायो साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि सर्वोच्च भारतीय विज्ञान पुरस्कारों में से एक है। अच्छा, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को आप जानते होंगे। सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। और अभी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन बने थे? इंद्रजीत कमोत्रा। और चलो आप बताओ, अभी रंजीत रथ ये क्या बने थे? हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना जहाज के द्वारा अपनी तरह के पहले समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा आईएनएस कर्ण। तो अभी 18 अगस्त 2022 को आईएनएस कर्ण में जो वाइस एडमिरल हैं विश्वजीत दास गुप्ता, उनके द्वारा अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। तो आईएनएस कर्ण इस तरह की सुविधा स्थापित करने और उपयोग करने वाली नौसेना में पहली और देश की एकमात्र सैन्य इकाई है। आईएनएस विक्रांत के बारे में तो आप जानते ही हो, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है ये।
और आईएनएस ध्रुव के बारे में आप जानते हो, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है ये। और आईएनएस राजपूत ये भारत का पहला विध्वंसक जहाज था जिसे विशाखापत्तनम से डीकमीशन कर दिया गया। अच्छा, ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? आईएनएस विराट को कहा जाता है। इसे हमने इंग्लैंड से लिया था, इसे भी डीकमीशन कर दिया अभी। अच्छा, हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। जैसे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। और एयरफोर्स डे कब बनाते थे? 8 अक्टूबर को। और अभी आर्मी चीफ नए बने थे, क्या नाम है उनका? मनोज पांडे। और आर्मी डे 15 जनवरी। बढ़ते आगे, चलो बताओ, हाल ही में मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने मोक्ष धाम योजना शुरू की है। तो इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में मोक्ष धाम बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा परंपरागत रूप से प्रयोग में लाए जा रहे शमशान घाटों में नई सुविधाएं विकसित करके इन्हें सनातन परंपरा के अनुरूप सुंदर बनाया जा रहा है, ताकि शव के दाह संस्कार में परिजन परेशानी मुक्त प्रक्रिया का अनुभव कर सकें। अच्छा, मोक्ष धाम योजना, यहाँ से एक योजना आपको याद आनी चाहिए। कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, राजस्थान ने मोक्ष कलश योजना को शुरू किया था। और उसमें क्या था? जिनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजन उस व्यक्ति के अस्थियों के विसर्जन के लिए हरिद्वार जाते हैं। तो उस परिवार के 2 जनों को फ्री में रोडवेज बस सुविधा प्रदान करेगी राजस्थान की सरकार इस मोक्ष कलश योजना के अंतर्गत। अब बात हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे हो रही है। तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। समर कैपिटल इसकी शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आपको याद होगा, अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की थी। इसमें क्या होता है? राज्य की महिलाओं को सरकारी बसों में 50% की छूट मिलेगी। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। अभी यहाँ के जो गवर्नर है ना, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इन्होंने एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है द मैकमोहन लाइन। उसको लिखा था जे सिंह ने। आप जानते हो देश का 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। अभी हिमाचल प्रदेश ने ही सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना को भी शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही कांगड़ घाटी महोत्सव का आयोजन किया गया। और कांगड़ चाय को भी जीआई टैग मिला था। ये हिमाचल प्रदेश की है। याद रखना, ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। और देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहाँ पे शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और बुनकर सेवा और डिजाइन संस्थान की भी खुलेगा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया था हिमाचल प्रदेश के काजा में। और आपको याद होगा, अभी अगस्त में भारत और अमेरिका के बीच में जो वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज हुआ था वो हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ था। और इसी साल हिमाचल प्रदेश के बकलो में ही एक और एक्सरसाइज हुआ था, खंजर नाम का एक्सरसाइज, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। और 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश बना था। रोहतांग टनल, जिसका नाम अब अटल जी के नाम पे कर दिया गया, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो आपको यहीं पे मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिल गया है। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और यह अधिनियम आया था 1999 में, लागू हुआ था सन 2003 में। और पहला जीआई टैग मिला था सन 2004 में दार्जिलिंग टी को, जो कि है पश्चिम बंगाल की। तो जब भी किसी प्रोडक्ट को ये टैग मिलता है तो कोई भी व्यक्ति या कंपनी इसी तरह की सामग्री को उसी नाम से बेच नहीं सकती है। और जीआई टैग कितने सालों के लिए मिलता है? 10 सालों के लिए। और पेटेंट का याद रखना 20 सालों के लिए होता है। बिहार में वैसे इससे पहले मधुबनी पेंटिंग को भी, सिलाऊ खाजा मिठाई को भी और शाही लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है। अभी 2022 में बात करोगे तो अभी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला था। तमिलनाडु के नरसिंह पेट्टई नाग स्वम को जीआई टैग मिला था। और अभी कश्मीरी कालीन को, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी कालीन को क्यूआर कोड आधारित जीआई टैग दिया था। और उससे पहले हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल और लाहौल के बने हुए मौजे और दस्तानों को भी जीआई टैग मिला था। गोवा के खाजे को, हरमल मिर्च को, मिंदौली केले को, इन सबको जीआई टैग मिल चुका है। और महाराष्ट्र के वाड़ा कोलम चावल को और सफेद प्याज को जीआई टैग मिला। उसी तरह से मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला था। पश्चिम बंगाल के सरभजा और सरपुरिया मिठाई को जीआई टैग मिला था। नागालैंड की ककड़ी आपको याद होगा, जीआई टैग मिला था। राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला था। असम की जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला था। अब बात यहाँ पे बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी 8वीं बार फिर से बने और गवर्नर कौन है? फागू चौहान है। अभी हमने पीछे पढ़ ही लिया कि बिहार के लंगट सिंह कॉलेज के ऑस्ट्रोलैब को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। और आपको याद होगा देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन ये पूर्णिया बिहार में किया गया था। इसमें मतलब ईंधन के रूप में चावल की भूसी का प्रयोग होगा। और भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे बना? बिहार में, जिसका नाम है विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये पटना में खोला जाएगा, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। और बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी शयन मुद्रा में मूर्ति बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई होगी लगभग 100 फीट। मिंटू पॉल इसके वास्तुकार हैं। और बिहार के एक क्रिकेट प्लेयर हैं शकीबुल गनी, इनका नाम न्यूज में था क्योंकि अभी रणजी में अपने पहले ही मैच में तीसरा शतक लगाने वाले वो पहले खिलाड़ी बने थे। उसके अलावा याद रखो इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका बिहार ही है। और बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। यहीं पे आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा, रायगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहीं पे मिलेगा। बिहार दिवस वाटर डे मनाते हैं यानी कि 22 मार्च को। सब पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री की श्रेणी के तहत 2022 पुलित्जर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा फहमीदा अजीम को। तो अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका है इनसाइडर, उसके लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार हैं फहमीदा अजीम, जिनको 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया गया है। वे इनसाइडर के उन 4 पत्रकारों में से एक हैं जिन्हें चीन के द्वारा उइगरों पर किए जा रहे उत्पीड़न पर उनके काम के लिए चुना गया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी बांग्लादेशी रिजवाना हसन को यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। और यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रबाब फातिमा को अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन बनाया गया। और बांग्लादेश की एजुकेशनल चैरिटी विद्यानंदो के जो फाउंडर हैं किशोर कुमार दास, उनको यूनाइटेड किंगडम्स कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो मतलब ये चारों नाम जो मैंने आपको बताया, इनका संबंध किसी न किसी तरह से बांग्लादेश से है। तो ये नाम आप याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में किस देश में सेना के कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा माली। तो अभी माली के जो प्रधानमंत्री थे चोगुएल कोकल्ला माइगा, उनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, आप तो ये बताओ, अभी पापुआ न्यू गिनी जो देश है उसके नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? जेम्स मार्रेप। इजराइल के प्रधानमंत्री बने यायर लैपिड। कोलंबिया के प्रेसिडेंट बने गुस्तावो पेट्रो। और सोमालिया के प्रधानमंत्री बनी थी हमजा अब्दी बर्रे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। अच्छा, माली की कैपिटल आप जरूर याद रख लेना, बमाको इसकी कैपिटल होती है। करेंसी क्या होती है? वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 को तेहरान में 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल। तो ये है 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप, कहां पे हुई? तेहरान में, जिसमें भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने साउथ कोरिया को हरा करके ब्रोंज मेडल जीता। इसमें पहले स्थान पे जापान है, यानी कि जापान ने गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है ईरान ने और ब्रोंज जीता है भारत ने। अच्छा, मुझे आप बताओ, अभी कुछ समय पहले की बात है, सीनियर लेवल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 हुई थी। उसमें पुरुषों की टीम में विजेता रहा था हरियाणा, भारतीय रेलवे को हराया था। और खास बात यह है कि महिलाओं की टीम में विजेता जो थी वो केरल थी, उन्होंने भी भारतीय रेलवे को ही हराया था। तो ये बिंदु भी आप याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताओ, 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा तीसरा स्थान। तो भारत ने 15वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में पदक तालिका में मेडल लिस्ट में ये तीसरे स्थान पर रहा। तो भारत सिंगापुर के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है, जिसमें छात्रों ने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते। और वहीं 5 गोल्ड के साथ ईरान पहले स्थान पर रहा। अच्छा, ये 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड ये कहाँ पे हुआ? जॉर्जिया के कुटेसी में। अभी 14
से 21 अगस्त के बीच तक ये हुआ था। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा, अभी जो 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड हुए थे, पहली बार भारत में हुए थे कहाँ पे, याद रखना, चेन्नई में। और इसका शुभंकर क्या था? थम्बी था। नल्ला थम्बी नहीं था, थम्बी था। नल्ला थम्बी तो कौन है? CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल। और इसमें टॉप पे रहा था उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान से आपको याद रखना है कि अगले के अगला वाला यानी कि 2026 वाला जो शतरंज ओलंपियाड होगा वो उज्बेकिस्तान में ही होगा। और अगला वाला कहाँ पे होगा? हंगरी के बुडापेस्ट में होगा 2024 वाला, जो कि 45वां संस्करण होगा इसका। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना ये किसने शुरू की? तो आंसर होगा असम ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।